आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था व इसके विकास का इतिहास। यह पहला चैप्टर है तो हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है? जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था। जो हम काम करते हैं अपने जीवन के अपनाने के लिए, जो भी क्रिया करते हैं अर्थ के लिए मतलब पैसा के लिए, वह इसके विकास का इतिहास। किस तरह से पैसा का ढांचा बना, किस तरह से वह हमारे लिए ज़रूरी है, इन चीज़ों का अध्ययन इस पाठ में हम करेंगे। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था का यहाँ पर थोड़ा सा परिचय भी है, तो हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था का एक उपनिवेश बनाकर रखा था, जिन्होंने फूट डालो और शासन करो की एक नीति अपनाई और लगभग 200 वर्षों तक भारत को अपने बस में कर रखा। कृषि व जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा इसके बाद लगभग नष्ट हुए औद्योगिक व्यवस्था इस बात की ओर पूरी तरह स्पष्ट कर देती है कि अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया है और हमारे देश का जो शोषण हुआ है वह सबसे ज़्यादा ब्रिटिश काल में हुआ है। आगे हम देखेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्रायः सभी लोग अपने आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाएं में लगे हुए हैं और काम भी करते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं किसान खेत व खलिहानों में मजदूरी करते हैं और कल कारखानों में शिक्षक, स्कूल, कॉलेज व वकील कोर्ट कचहरी में काम करते हैं। अब प्रश्न यह है कि ये सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं? तो इसका उत्तर साफ शब्दों में है, सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से आर्थिक क्रियाओं में लगे रहते हैं। हमारी वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होता है आर्थिक क्रिया कहलाता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परिवहन और संरचनाएं भी होती है। और सबसे अच्छा परिभाषा अगर आप कहिएगा तो हमारे अनुसार ब्राउन का है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का एक प्रणाली है। क्या है? यह आजीविका अर्जन का एक प्रणाली है। आगे है अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है, अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था। इस व्यवस्था से ही सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का भी संचालन होता है तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परंतु वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए कई साधन की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उत्पादन के 4 प्रमुख साधन हैं। आगे हम पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसके पास है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति या निजी संस्थाओं का अधिकार होता है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था केंद्रित है, जहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा आदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी एक आधुनिक विचारधारा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विसंगतियों के कारण ही समाजवाद का
प्रादुर्भाव हुआ है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा अपेक्षाकृत एक नवीन धारणा है, मतलब एकदम नया धारणा है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों ही कार्य करते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी व समाजवाद दोनों के प्रमुख गुण विद्यमान होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था। तो आर्थिक विकास की दृष्टि से हम विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को दो भागों में कर सकते हैं। एक में है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि देश। ये अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। इन देशों की राष्ट्रीयता प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। इसके विपरीत भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई या विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं हम। अतः हम कह सकते हैं विकास के स्तरों के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की है। आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र, देखिए आर्थिक व्यवस्था का प्रायः दो दृष्टिकोणों में वर्गीकृत किया गया है, स्वामित्व के आधार पर और व्यवसाय के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था के दो मुख्य क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र वह है जिसमें सभी प्रकार के उद्योग व व्यवसाय किसी व्यक्ति या निजी संस्था के अधीन हो। उसके विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र वह है जिसमें किसी उद्देश्य या व्यवसाय पर सरकार का स्वामित्व तथा नियंत्रण स्थापित हो। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है तथा इसमें एक संयुक्त क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र या व्यवसाय में निजी उद्योगपति और सरकार दोनों में साझेदारी के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र हम पढ़ेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसी व्यवसाय आती हैं। द्वितीयक क्षेत्र अब हम पढ़ेंगे। द्वितीयक क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवा जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन है। और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार व व्यापार आदि की क्रियाएं भी इसमें शामिल हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और राष्ट्रीय आय में इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान भी है। अर्थव्यवस्था की आधारित संरचना। एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है। कृषि व उद्योग इन सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करती है। ये दोनों ही क्षेत्र प्रत्यक्ष उत्पादन क्रिया में भाग लेते हैं, परंतु इसके संचालन के लिए कुछ सहायक संरचना आवश्यक है। आर्थिक विकास। आज विश्व के सभी अर्धविकसित व विकासशील देशों की मुख्य आर्थिक विकास की गति को अधिक तीव्र बनाना जा सकता है, परंतु विकास से हमारा अभिप्राय है कि
उस क्रिया को आर्थिक विकास की संज्ञा दी जा सकती है जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकाल तक वृद्धि हो। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास का नहीं वरन आर्थिक समृद्धि का परिचालक होता है, जो कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को उस क्रमिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जिसमें आर्थिक समृद्धि के साथ साथ संसाधनों का भी वितरण उनके पक्ष में अपेक्षाकृत निर्धन है। विकास की माप व संकेत राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय में होने वाली आर्थिक विकास की मापने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। विश्व बैंक 2006 के अपने विश्व विकास प्रतिवेदन में विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने का एक मापदंड तैयार किया और उन्हीं के अनुसार, जो कि दो समय बिंदु अथवा दो अर्थव्यवस्थाओं के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया, लगातार बढ़ रही है। उदाहरण के लिए हम अपने भारत के विकास की तुलना अमेरिका, जापान अथवा किसी अन्य देश से कर सकते हैं। विकसित व अर्धविकसित देशों का वर्गीकरण करने के लिए भी इन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं। वैकल्पिक मापों का विकास आर्थिक विकास के संकेतों के रूप में राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति की अवधारणा का एक लंबे समय से प्रयोग हो रहा था, परंतु इसमें कुछ कमी है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना उन आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित नहीं किया जाता था जो बाजार से संबंधित नहीं थे। उदाहरण के लिए इनमें महिलाओं के घरेलू कार्य की उपेक्षा की जाती थी। इसलिए विकास अर्थशास्त्र के लिए एक स्वाभाविक भावना है कि वे सूचकांकों को विकसित करने का प्रयास करें जिसमें हम सामाजिक समस्याओं का भी बोध कर सकते हैं। राष्ट्रीय संस्था सामाजिक विकास की संयुक्त राष्ट्र अनुसंधान विकास संस्था के शोधों ने कुछ समय पूर्व सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सूचकांकों को लेकर विकास के ऐसे संगठनों को विकसित करने का प्रयास किया जो कि आर्थिक शहरीकरण व आधुनिकीकरण को प्रभावित करती है। अतः इन्होंने विकास के स्तर की माप के लिए ऐसे सूचकांकों का प्रयोग किया जिन्हें जीवन की गुणवत्ता के सूचकांक कहा जा सकता है। इसमें भौतिक गुणवत्ता का सूचक अथवा मानव विकास सूचक महत्वपूर्ण है। जीवन के भौतिक गुणवत्ता के सूचक जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक को विकसित करने का श्रेय मॉरिस का है। अर्थशास्त्र को उन्होंने पिछले 70 वर्षों के दशक से देख रहे हैं। बहुत सी यूएई समिति व संस्थाओं का विकास अर्थशास्त्र द्वारा अपनाई गई संकेतों का अध्ययन किया। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें अधिकांश संकेत विकास प्रक्रिया से आगत है, न कि विकास प्रक्रिया के परिणाम से। इसमें उपयुक्त तीनों संकेत जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षात्कार को शामिल किया गया और उन्हीं के साथ यह निष्कर्ष भी निकाला गया। उसकी अपनी एक विशेषता है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन
उसकी मृत्यु शिशु अवस्था में ही नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने सर्वमान्य तथ्य जिन्हें समान स्वीकार किया। मानव विकास सूचांक तो जीवन के भौतिक गुणवत्ताओं के सूचांक में से एक उनका है, जो कि लगभग 10 वर्षों के पश्चात एक अन्य सूचांक का प्रयोग किया। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिन्होंने 1990 से प्रतिवर्ष एक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करती रही। इसमें विभिन्न देशों की तुलनात्मक शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया। भारत और उनके पड़ोसी देशों के विकास के स्तर की जानकारी के लिए 2013 के मानव विकास प्रतिवेदन के कुछ आंकड़े यहाँ पर प्रदर्शित हैं, जो कि मानव विकास के सूचकांकों को भी यहाँ पर सुधारने और सुझाव देने के लिए कहा गया। उनके जीवन के गुणात्मकताओं का भी किसी देश के नागरिक के जीवन स्तर पर बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे विकास की धारणा। क्या मानव विकास को मापने के लिए कुछ अन्य पहलुओं का भी सूचकों का प्रदर्शन होना चाहिए? तो हम यह कह सकते हैं, होना चाहिए। 20वीं सदी में विकसित देशों के पिछड़े और अर्ध विकसित देशों की प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ उनमें जो 2 प्रकार के संसाधन हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, उन दोनों का भी यहाँ पर बड़ा ही मानवीयकरण, जैसे आप अमानवीयकरण संसाधन, जो कि पृथ्वी के संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। आर्थिक विकास का निर्धारक कारक। तो आर्थिक विकास के निर्धारक कारकों में प्रमुख 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। आर्थिक कारक, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन अभिप्राय है जलवायु, भूमि, नदी, जंगल। पूंजीवादी निर्माण। तो पूंजी है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में पूंजी का बहुत ही अधिक योगदान होता है। पूंजी उत्पादन अनुपात। पूंजी उत्पादन अनुपात पूंजी की उत्पादकता को व्यक्त करता है। तकनीकी विकास। तकनीकी विकास का अभिप्राय है उत्पादन की आधुनिक व श्रेष्ठतम तकनीकों का विकास करना। और मानवीय संसाधन। आर्थिक विकास की दृष्टि से मानवीय संसाधन का सर्वाधिक महत्व है। इसका कारण है कि मनुष्य उत्पादन का साधन तथा साध्य दोनों है। गैर आर्थिक कारक। आर्थिक विकास का स्तर गैर आर्थिक कारकों से भी प्रभावित होता है। उसी प्रकार शिक्षण संस्थाओं का हमारी उत्पादन क्रियाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उचित शिक्षा और प्रशिक्षण से श्रम की कुशलता और उत्पादन क्षमता बढ़ती है। यदि देश की सामाजिक व आर्थिक संस्थाएं सामाजिक चेतनाओं के विकास और मूल्यों का भी आर्थिक विकास करता है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो एक विकास है, वो विकासशील अर्थव्यवस्था है। विगत वर्षों के अंतर्गत उत्पादन संरचना में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं, जो कि आज हमारे यहाँ मौजूद भी हैं। पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य होने के नाते बिहार आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा राज्य है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन व बिहार वासियों का प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। 2005-06 में वर्तमान मूल्यों पर जहां भारतीय अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति आय 25,716 थी, वहीं बिहार में प्रति व्यक्ति आय 7,930 थी। लेकिन विगत कुछ वर्षों में बिहार सरकार राज्य के विकास के अवरोधों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। इसके विकास की गति केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नवीन रिपोर्ट के अनुसार
अभी बिहार की वार्षिक विकास दर 11.03% आंकी गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत का 8.49% अधिक है। विकास की संभावना इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिहार के आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है और उसमें बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना है। यह संतोष का विषय है कि विगत कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों द्वारा उसमें सुधार किया गया है। इसमें अंतर्गत प्रशासन की गुणवत्ता, निवेश के वातावरण और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे देश के आर्थिक विकास में बिहार का योगदान। बिहार का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और सदियों से यहाँ पर राजनीति का केंद्र बना है। मौर्य साम्राज्य उप महाद्वीप विकसित देशवासियों के लिए है और हम देखते भी हैं आज यहाँ पर बहुत सारे जो भूमिकाएं हैं वो निभा रहे हैं। वर्तमान में बिहार के विकास दर बहुत धीमी थी, विभाजन के पश्चात वह कमज़ोर हो गई, लेकिन अब पुनः यह अपने विकास के ओर अग्रसर है। राज्यों में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावना तो बहुत अधिक है। बिहार मसालों के उत्पादन में देश का एक अग्रणीय राज्य है। इसके जो मसाला है देश विदेशों में मांगा जाता है। सब्जी के उत्पादन में देश में यह दूसरा स्थान प्राप्त है और यह चीनी में तीसरा। चीन के बाद भारत विश्व में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें 70% उत्पादन बिहार से। मुजफ्फरपुर जिले का शाही लीची सर्वोत्तम कोटि का है, जिसका निर्यात विदेशी मुद्रा के रूप में अर्जित करता है। इस प्रकार बिहार की आर्थिक विकास की ओर अग्रसर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे कि विश्व बैंक अपने बिहार के प्रतिवेदन में इसे स्वीकार किया है। मूलभूत आवश्यकताएं व विकास। मूलभूत आवश्यकताएं व विकास। आवश्यकताओं का विकास से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर ही विकास का प्रयास किया जाता है और मानवीय आवश्यकताएं अनंत और सीमित है। इसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु इसकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं भी हैं जिनकी पूर्ति आवश्यक है। आज विश्व के विभिन्न देशों में प्रायः 2 वर्गों में विभाजित है, विकसित देश और विकासशील। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि विकसित देशों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इन देशों में प्रायः अपने सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। अतः हम विकसित देशों की राष्ट्रीयता व प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक कम है। इससे नागरिकों का जीवन स्तर उच्च नहीं हो सकता है। यह पाठ अर्थव्यवस्था व इसके विकास का इतिहास में हर तथ्यों को मैंने टच करने का काम किया है। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।